नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बंगाल में चुनावी जंग छिड़ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच चुके हैं। क्या है उद्देश्य अमित शाह के बंगाल दौरे का, यह हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज तक ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन आखिरकार क्या होगी आगे की रणनीति और राजनीति, इस पर बात करने के लिए खुद गृह मंत्री बांकुड़ा के इस चतुर्दी गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। क्या कहेंगे, ये अब चुनावी बिगुल है, क्योंकि अब चुनावी मिजाज में अमित शाह बंगाल में उतर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों का ही दौरा था, मगर जिस प्रकार का वातावरण मैंने यहाँ हेलीपैड से हॉल तक, हॉल से परिवार के घर तक, रोड पर देखा है, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों से बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है और परिवर्तन करने की जल्दी है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती। बंगाल में हम जिस तरह से देख रहे हैं, अभी चुनाव 6 महीने 7 महीने दूर हैं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आप प्रचार के लिए नहीं गए। बंगाल ही क्यों? ऐसा नहीं है, मुझे 5 तारीख के बाद ही दौरा करना था, तो वहाँ चुनाव ऑलमोस्ट आज समाप्त हो रहा है, तो और ये दौरा पहले से मेरा लगा हुआ था, तो कैंसिल करने की जगह मैंने कंटिन्यू करा। 7 महीने में ही चुनाव हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, गृह मंत्री बतौर और एक नेता क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं बतौर गृह मंत्री तो कुछ कहना नहीं चाहता। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते जरूर कहना चाहता हूँ, जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, और ये 100 में से 75 से ज़्यादा एफआईआर में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इससे ज़्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। कल ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक परिवार से मिला। हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम नहीं करते। पोस्टमार्टम करने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं करते, कंटेम्प्ट कर लेकर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। अब 5 नवंबर को पोस्टमार्टम तय हुआ है। तो मैंने तो इतना लॉ एंड ऑर्डर का नीचे जाना देश भर में का मेरा दौरा होता है, कहीं नहीं देखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि आप बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, अपने खुद के भाजपा के शासित राज्य भूल जाते हैं। वहां किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाथरस कांड हो या बाकी हो, लेकिन बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास करती है बीजेपी। देखिए, किसी भी भाजपा शासित राज्य की चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। उसको सापेक्षता में देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, आज क्या है। तो योगी जी ने स्थिति को बहुत सुधारा है, और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहां पर लेकर आई, तो केवल और केवल डिटोरिएशन है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सीमा पर गाय तस्करी की बात है, चाहे घुसपैठ की बात है, हर जगह डिटोरिएशन। आपने सीमा की बात की, बीएसएफ इंचार्ज है जो कि आपके अंतराधीन है, तो कैसे राज्य जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? इसके लिए हर बार राज्य को जिम्मेदार ठहराना क्या ठीक है? देखिए, जब तक स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, तब बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर बड़ी भौगोलिक रूप से कठिन बॉर्डर है। बहुत सारे नदियां हैं, नाले हैं, ऊंच नीच पहाड़ की छोटे छोटे पहाड़ है, जंगल है। जब तक स्थानीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी का सहयोग नहीं मिलता, अकेला बीएसएफ नहीं कर सकता, क्योंकि बीएसएफ का दायरा सीमित है और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत जो लोग लिप्त है, उस पर कदम उठाने का अधिकार बीएसएफ को नहीं है, वो स्टेट यूनिट को ही करना पड़ेगा।
बीएसएफ की कई बार सूचना देने के बाद भी स्टेट यूनिट ने उन पर कदम नहीं उठाया, उनको संरक्षण प्राप्त है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बार बार यही आरोप है कि आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके बंगाल के अधिकारियों को, बंगाल के नेताओं को, खास तौर से टीएमसी को टारगेट करके परेशान करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? कोई उदाहरण दे तो जवाब दे पाए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है। आप भी अगर फील्ड में घूमती होती तो आपको मालूम पड़ता। बैलेंस करने के लिए आप सवाल पूछो वो तो ठीक है, मुझे जवाब देना पड़ेगा, परंतु आपको भी स्थिति मालूम है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाने भी जा रही है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब ने आपसे अभी मुलाकात की थी। 356 की भी बात चल रही है। बतौर गृह मंत्री 356 के लिए आपको क्या लगता है कि बंगाल में ऐसे हालात हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, और बंगाल के राज्यपाल महोदय के साथ मेरी देश के गृह मंत्री के नाते मीटिंग थी। मैं इसको सार्वजनिक फोरम में चर्चा करना नहीं चाहूँगा। जब आप बंगाल की बात करते हैं तो जहां एक और टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बंगाल का चेहरा, भाजपा का चेहरा कौन होगा? दिल्ली की तरह बंगाल भी यही सवाल कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो चेहरा भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा, और विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। सौरव गांगुली से बातचीत हो रही है? नहीं, अभी तो मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। हम बहुत सारे प्रदेश जीते हैं जहाँ पर चेहरा नहीं था, जैसे यूपी 300 सीट जीते, 3/4 बहुमत आया, हमारा कोई चेहरा नहीं था। बिहार में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट नहीं कर सकते हैं, तो वहीं आंकड़े आपके तहत, आपके नजरों में क्या है? नहीं, हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में जंगल राज का पूरा परछाई बिहार पर से गया है, और जब से मोदी जी आए हैं 6 साल से बिहार के अंदर बहुत सारे केंद्र, पहले जो अन्याय करता था यूपीए की सरकार, उसकी जगह मोदी जी की सरकार ने बिहार के विकास को बहुत आर्थिक मदद भी की है और रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत मदद की है, जिससे बिहार ऊपर आए। और बिहार की जनता को इसका संज्ञान है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जब आप भीड़ की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है और 10 लाख की नौकरी भी उन्होंने वायदे कर दिए हैं उसके। कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि बढ़ती भीड़ क्या चिंता का विषय है आपके लिए? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, रोजगार देने की बात तो मैं समझ पाता था। सरकारी नौकरी देना, मुझे लगता है कि बिहार के बजट का आकार शायद उनको मालूम नहीं है। बिहार के बजट का आकार वो स्टडी कर लेते तो उनको मालूम पड़ता है, ये संभव ही नहीं है। मगर आज भी बिहार की जनता ना जंगल राज भूली है जो लालू जी के समय में थे, ना फिरौती करने वाले गैंग भूली है, ना नरसंहार भूली है, जिसमें 28, 30 लोगों को जाति के आधार पर हत्याएं कर दी जाती थी। ये सारी चीज़ें बिहार की जनता को जस की तस याद है, और मुझे पूरा भरोसा है। मेरे पास ज़मीनी फीडबैक भी है, मेरे कार्यकर्ताओं से बात होती है, जदयू के नेताओं से बात होती है। हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। बंगाल में पक्षपात का आरोप आप पर लग रहा है कि आप अम्फन का पैसा बोलते हैं, भेजते नहीं हैं। केंद्र सरकार की स्कीम लागू की जाए तो पैसा दिया जाएगा। जीएसटी का पैसा ममता बनर्जी को नहीं भेजते हैं। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अम्फान का पूरा हिसाब किताब देने वाला हूँ कि किस हेड के नीचे कितना पैसा हमने भेजा है। मेरा ममता जी से चैलेंज है, बाद में वो हिसाब दे दे कि इसमें से कितना तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास गया, कितना जमीन में उतरा है। वो कह रही हैं कि आप यहाँ रैलियां कर रहे हैं और कोविड फैला रहे हैं, क्योंकि कोविड के पैंडेमिक कानून को ताक पे रख के भाजपा जानबूझकर बंगाल में। मालूम पड़ना चाहिए, इतनी सीनियर पत्रकार को मेरी एक भी रैली नहीं है। पार्टी के लिए नहीं, भाजपा के लिए भी नहीं है। मेरा हॉल का कार्यक्रम है जिसमें 242 कार्यकर्ता अपेक्षित थे। 2 सीट छोड़कर एक कार्यकर्ता बैठा है। पूरे कोविड के नियमों का पालन किया गया है। रोड पर जो भीड़ स्वतः आ जाती है, स्वयंभू आती है, इसको मैं नहीं रोक सकता, ममता दी भी नहीं रोक सकती। और मेरा इनको इतना ही कहना है कि 1 महीने में आपने की हुई रैलियों का फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी जरा सार्वजनिक कर दो। और सबसे पहले वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी
बंगाल के प्रशासन को उनको देना चाहिए। और मेरे हॉल मीटिंग जो हुई है, हॉल में मैंने एक भी सार्वजनिक भाषण नहीं किया है, हॉल में किया है ना, कल तक मेरा एक भी सार्वजनिक भाषण है, सब हॉल मीटिंग है। उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में उनको भेजने के लिए तैयार हूँ, मगर उनको मुझसे बहुत स्नेह है, उनको मुझ पर केस करना है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोविड का, इसका एक भी जगह अनुपालना नहीं किया, ऐसी घटना नहीं। वो तो कह रही हैं कि राज्यपाल को ही भाजपा ने अपॉइंट किया है रोज रोज हमें परेशान करने के लिए। राज्य तो सरकार में कोई अच्छी बात दिखती ही नहीं है। उनको संविधान ही मालूम नहीं। भाजपा सरकार होगी तो भाजपा सरकार ही तो राज्यपाल अपॉइंट करेंगी, तृणमूल कांग्रेस थोड़ी ना करेगी, हम ही तो करेंगे। कौन करेगा? हमें ही करना है। जिसकी सरकार केंद्र में होती है वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति महोदय इसको अपॉइंट करते हैं। जब आप केंद्र ये सरकार संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्कीम है, ये कोई अमित शाह का या भारतीय जनता पार्टी का स्कीम थोड़ी ना है। जब आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो लव जिहाद के लिए कई राज्य आवाज उठा रहे हैं उस पर कानून लाने के लिए, कैसे देखते हैं बतौर गृह मंत्री? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है। राज्य के विधानमंडल अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और सार्वभौम भी है, और वो लोग अपना कानून बना सकते हैं, और जो राज्य बनाते हैं उन्होंने संविधान के दायरे में बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि काफी सारे राज्य इसमें आगे आए हैं। संविधान के दायरे में रह के कानून का एक कदम 370 धारा हटाना भी था। काफी महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं उसको? क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया है कि हम तैयार हैं चीन से सहायता लेने के लिए, वापस लाने के लिए, और तब तक चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। देखिए, इस तरह के बयानों पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। चीन से सहायता लेना इतना सरल नहीं है किसी के लिए, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ, देश भर की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 हटने से खुश है, संतुष्ट है। और जो दावे करते थे कि हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं हुआ जी। आराम से अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हर विधवा को वहाँ विधवा सहायता मिली है, हर वृद्ध को वृद्ध पेंशन मिला है, हर बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो गया है, गांव तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है, हर घर में बिजली पहुंची है। ये सारा काम तो यही समय में हुआ है। और पंचायत के चुनाव हो रहे, 70 साल से लोगों को पंचायत के चुनाव कराने का अधिकार ही नहीं था, ये अधिकार उनको नहीं मिला था। देश भर में 73 और 74 अमेंडमेंट आ गया, मगर कश्मीर में नहीं लगा था, हमने लगा दिया। सारे पंचायत के चुनाव हो गए, अब जिला पंचायत के भी चुनाव नवंबर 22 तक हो जाएंगे। चीन की सीमा पर भारत के साथ स्थिति है क्या? गृह मंत्री से ये सवाल। बहुत अच्छी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत की 1 इंच भी भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना। भारत के एक पड़ोसी हैं पाकिस्तान, जिन्होंने खुद ही कहा कि हाँ, हमने ये हमला किया है जिसकी जिम्मेदारी भी ले ली। क्या कहेंगे आप उस पर, और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये कारगर होगा साबित करने के लिए कि किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान में जारी रहती हैं? नहीं, वो तो हमारी एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है, इसीलिए धारा 370 हटाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एक इक्का दुक्का छोड़कर किसी भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया। जहाँ तक उनके बयान का सवाल है, मैं ऐसी तू में पढ़ना नहीं चाहता। हमारा लक्ष्य सीमाओं की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में विकास है। एक आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सवाल, जो बाइडेन के आने से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते दो देशों के बीच के रिश्ते हैं, और जो भी चुनकर आएगा, अमेरिका की जनता जिसको भी चुनकर लाएगी, भारत अमेरिकन सरकार के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास करेगा। और अमेरिका भी मानता है, मैं मानता हूं कि उन्होंने भी, चाहे डेमोक्रेटों की सरकार हो, पहले श्री ओबामा थे, बाद में श्री ट्रंप आए, चाहे रिपब्लिकन सरकार हो, सबने अच्छे रिश्ते रखे हैं। धन्यवाद गृह मंत्री अमित शाह जी हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगी भाजपा की रणनीति और क्या होगी केंद्र सरकार की नजर, इन सब पर बनी रहेगी हमारी नजर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने इस दौरे की शुरुआत की है, उससे ये तय है कि बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। वैसे तो बंगाल में चुनाव अगले साल हैं, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने अपने चुनावी दौरे की शुरुआत की, ममता बनर्जी पर वार किए,
उससे ये तय है कि बीजेपी बंगाल को बहुत अच्छी तरह से जकड़ लेना चाहती है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनी। अमित शाह की चुनावी यात्रा बंगाल में चल पड़ी और ममता के गढ़ में अमित शाह ने गरजना शुरू कर दिया। ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन अमित शाह नीति और राजनीति के साथ बंगाल के रण में अभी से उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार का अंत करीब आ गया है। प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार। बीजेपी इस दफा बंगाल में कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है और राज्य में चुनावी कैंपेन का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह ने बंगाल सरकार को घेरते हुए सनसनीखेज आरोप भी लगाए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी, बंगाल के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ममता सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। ममता बनर्जी को तो उकड़े फेंक दो, ठीक है, बुझलाम। तो आलू का भाव इतना बड़ा, कौन उकड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बड़ा, कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा? आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा, तो कौन किसको फेंकेगा? हम आपको बता दें कि साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 3 दशक से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट का सफाया कर दिया था। इस बीच बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी रही, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अब 2021 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत का इंतजार कर रही है। कल रात से मैं बंगाल में हूं, जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। और इसके लिए अमित शाह ने अभी से बंगाल का मुआयना शुरू कर दिया है। बंगाल का अगला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ममता के खिलाफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ अनिल गिरी, बांकुरा, आज तक। बंगाल चुनाव में बीजेपी की नीति और रणनीति क्या होगी, ये साफ हो चुका है अभी से ही, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने बंगाल पहुंचते ही एक आदिवासी परिवार के घर पर लंच किया, खाट पर बैठकर उन लोगों से बातचीत की, इससे साफ है, इस लंच डिप्लोमेसी से अब ये साफ हो चुका है कि बंगाल के लिए बीजेपी कितनी सीरियस है। बीजेपी ने बंगाल की राजनीति अभी से शुरू कर दी है और इसे गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी परिवार के घर
लंच डिप्लोमेसी के साथ शुरू। अपने बंगाल दौरे पर अमित शाह बांकुरा के चतुर्थी गांव में एक आदिवासी परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। आदिवासी परिवार के साथ मुलाकात के दौरान अमित शाह ने उन लोगों की समस्या के बारे में जाना। इतना ही नहीं, अमित शाह ने आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। आदिवासी लोगों ने अमित शाह को केले के पत्तों पर खाना परोसा। यहाँ अमित शाह थोड़ी देर खाट पर बैठे रहे और इनकी समस्याओं को सुनते रहे। इस परिवार के साथ खाना खाकर शाह ये जानना चाहते हैं कि उनका उनकी चिंताओं की तरफ ध्यान है और इसके साथ ही वो बंगाल के चुनावी मैदान में सीएए मुद्दे को आगे रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अमित शाह मटुआ समुदाय के एक परिवार के साथ भोजन करेंगे। मटुआ समुदाय पूर्वी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है और इसकी मांग है कि इसे नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता दी जाए। इसी उम्मीद में मटुआ समुदाय ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था। फिलहाल उनके युवा सांसद शांतनु ठाकुर इस कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर परेशान हैं। मनोज्ञा लोईवाल के साथ अनिल गिरी, बांकुरा, आज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? क्या है ये नीतीश का आखिरी दांव? बिहार के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और आज नीतीश कुमार ने एक दांव चल दिया। नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो क्या है इसके मायने? क्या वाकई नीतीश कुमार अब थक गए हैं या नीतीश के इस बयान के कुछ राजनीतिक मतलब हैं? और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने सियासी तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का ऐलान बिहार में मतदान के 2 दिन पहले आया है। नीतीश कुमार ने ये बयान तब दिया जब 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता के बीच आखिरी चुनाव का ट्रम्प कार्ड फेंका है? 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, ये ऐलान करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, चुनाव के आखिर में नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक, यानी कि उनके द्वारा चलाया गया ये तीर कितना निशाने पे लगता है, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में धुरंधर नेता हैं। 15 साल से बिहार की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और आरजेडी साथ साथ थे। तेजस्वी के साथ उनकी चचा भतीजे की जोड़ी थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन बनाकर नीतीश के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, थक चुके हैं, बिहार संभालने वाला। तेजस्वी पूरे चुनाव भर नीतीश कुमार पर जोरदार हमले बोलते रहे, नीतीश कुमार को थका हुआ करार दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इस सवाल पर बिना उनका नाम लिए चुनौती दे डाली कि उनके साथ जरा चलकर तो दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन कितना थक गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूँ, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा। आप क्या कहिएगा? हमको कह के लिए कुछ करना, ये थक गए हैं आप। मजा ले भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो,
बहुत अच्छा है, लेकिन ये जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है। दरअसल नीतीश कुमार को तेजस्वी ने इस बार रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ नीतीश गिरे बल्कि बीजेपी का राष्ट्रवाद भी हिचकोले खाने लगा। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, अरे रोजगार चाहिए। आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को, और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला बताइए। नीतीश के खिलाफ मोर्चा विपक्ष ने तो खोला ही। इस बार एनडीए में शामिल एलजेपी नेता चिराग पासवान भी नीतीश से दूर छिटक गए। करीब करीब उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही है। दावा भी किया कि अगली सरकार एलजेपी और बीजेपी की बनेगी। मैं इसको भाजपा से जोड़ रहा हूँ, आपका जो तो भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, कहाँ इसमें कोई शक है। मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, था, रहूँगा। 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे हम लोग। सवाल ये है कि अब 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का जो दांव खेला है वो मतदाताओं पर कितना असर डाल पाता है। उनके पुराने साथी तो उन्हें आराम की सलाह दे रहे हैं। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक हो। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दाव पेच, नफे नुकसान को वो बेहतरी से समझते हैं। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने से एन पहले उन्होंने अपने आखिरी चुनाव का ऐलान कर दिया। अब ये सुशासन बाबू का दांव है या फिर सरेंडर, ये तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के, या हम यूं कहें कि राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिहार की राजनीति में यूं ही 15 साल से अंगद के पैर की तरह वो अपना पैर जमाकर ऐसे ही नहीं बैठे हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार ये ऐलान करते हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है तो क्या है इसके मतलब? क्या ये नीतीश कुमार का कोई चुनावी दांव है? अब इस बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। कांग्रेस कह रही है कि वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इस तरीके से कह के कि वो इनका आखिरी चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि भ्रम फैलाना का काम करती है, आरजेडी भ्रम फैलाने का काम करती है। बिहार की जनता हकीकत से परिचित है, जानती है कि जहां मोदी है वही विश्वास है, जहां मोदी है वही विकास है, जहां नीतीश जी हैं वही रोजगार। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है।
नीतीश सरकार की निराशा और महागठबंधन की आशा भी एक बड़े बदलाव का सूचक है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताबड़तोड़ एक के बाद एक 12 रैलियां की और चुनाव का रुख बीजेपी या एनडीए की तरफ मोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमोशनल कार्ड नीतीश कुमार की तरह चला बिहार वासियों को एक खुली चिट्ठी लिख दी जिसमें विपक्ष के लोक लुभावन वादों से सावधान रहने की बात भी कही है और साथ ही साथ बिहार को सपने भी दिखाए हैं। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता क्या अपेक्षा कर सकती? दिन दाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे उठे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला तो तमाम मुद्दे हवा हो गए। तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे के सामने उन्होंने लालू के 50 साल के जंगल राज की कहानी सामने रख दी। अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी का दांव खेल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस चिट्ठी में साफ किया कि विपक्ष कहां खड़ा है और एनडीए बिहार के लिए क्या सौगात लेकर आने वाला है। जात पात बनाम विकास, झूठा वादा बनाम पक्का इरादा, कुशासन बनाम सुशासन, भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी, अवसरवादिता बनाम आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस चिट्ठी में बिहार वासियों को सुनहरे सपने दिखाए तो ये भी बताया कि एनडीए के शासनकाल में बिहार को क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो गई। मोदी ने चिट्ठी में भूत, वर्तमान और भविष्य का खाका खींचते हुए तमाम मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा। सबका साथ, सबका विकास, आधुनिक और नया बिहार, अभाव से आकांक्षा की ओर बिहार, हर गरीब को पक्का घर, घर घर में शौचालय, हर गरीब को गैस कनेक्शन, बैंक से जोड़ना, वृद्धावस्था पेंशन और बीमा, हर घर जल का सपना, एयरपोर्ट, वाटर पोर्ट और सड़क निर्माण, भय मुक्त समाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी बिहार के विकास को लेकर तमाम दावे और वायदे किए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा भी गरमाए रखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए जनता से नीतीश कुमार का साथ देने की अपील की। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं। इसके लिए मुझे बिहार में नीतीश सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 12 जिलों में 12 रैलियां की, जिसका असर सीधे 100 सीटों तक पहुंचा। इसके बाद उन्होंने लगातार ट्वीट किए। आज उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिट्ठी लिखकर बिहार की जनता के लिए एक चिट्ठी का असर बिहार की जनता पर कितना हुआ, इसका जवाब तो 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।